अरे कितना उदासी भरा दिन है, आलस आ रहा है। बहू, अरे ओ बहू, सीमा बहू, मेरे लिए एक कप जरा चाय तो ला दे। अभी लाती हूँ माँ जी। अरे ओ जानकी, अकेले अकेले ही चाय पियोगी क्या? अरे नहीं नहीं, आप सो रहे थे इसीलिए मैंने सोचा मैं अपने लिए ही चाय मंगा लेती हूँ। बहू, अरे ओ सीमा बहू, एक कप चाय अपने ससुर जी के लिए भी ले आना। ठीक है मम्मी जी। उसके बाद सीमा चाय और पकौड़ी बनाने लगती है और फिर अपनी सास ससुर के लिए चाय और पकौड़े लेकर बाहर आती है। ये लीजिए, आ गई आपकी चाय और पकौड़े। जानकी और दीनानाथ चाय पी रहे होते हैं कि तभी फोन बजता है। हेलो पायल बेटा, तू ठीक है क्या? तेरी सास और मेरी सहेली रेखा हमारे घर आ रही है रहने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तेरे पापा से बोल ही रही थी कि कितने उदासी भरे दिन आ गए हैं। चलिए 4 धाम की यात्रा ही कराते हैं। हाँ 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 हाँ, जब मेरी सहेली घर आ जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। चल ठीक, अब बाद में बात करती हूँ। कौन आ रहा है? किसकी बात कर रही हो? अरे पायल का फोन था, उसकी सास और तुम्हारी समधन आ रही है, रेखा आ रही है। अरे बहू इधर तो आ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी करो। वो पहली बार हमारे घर आ रही हैं, उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी मम्मी जी। अरे पायल की सास और मेरी सहेली रेखा आ रही है। पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेना और उनके लिए कमरा अलग से साफ करवा देना और पूरे घर को इस तरह सजा लेना जैसे कि दिवाली हो। शाम को खाने की तैयारी कर लेना, मेरी सहेली को कोई शिकायत का मौका ना मिले। हाँ बेटा, ध्यान रखना, हमारी समधन पहली बार हमारे घर आ रही हैं। ठीक है पापा जी, आप फिक्र मत करिए। सीमा पूरे घर की साफ सफाई करने लगती है और कुछ देर के बाद मम्मी जी, मैंने पूरे घर की साफ सफाई करके पूरे घर को सजा दिया है। अरे हाँ, रेखा भी आती ही होगी। जा बहू, शाम के खाने की तैयारी कर। खाने में आलू की सब्जी, पूरी, मटर पनीर, दाल मखनी, रायता और जीरे वाले चावल, मीठे में खीर और गुलाब जामुन बना लेना। इतना सब कुछ? बहुत सही कह रही है, इतना सब कुछ एक ही दिन में खिला दोगी क्या? अरे जो भी मैंने कहा है तुम वो सब बना लो। एक तो वो पहली बार मेरे घर आ रही है, ऊपर से उसे भी तो पता चले ना कि हमारी पायल कोई ऐसे वैसे घर की नहीं है। ठीक है माँ जी। सीमा जाकर किचन में खाना बनाने लगती है और उसे इतना कुछ बनाने में पूरे 4 घंटे लग जाते हैं और उस पर जानकी सीमा से बोलती है, अरे बहू, आज की तारीख में खाना बनेगा के नहीं? ये लो रेखा जी भी आ गयी। आइए आइए, इसे अपना ही घर समझिए। अरे जानकी, कैसी हो तुम? कितने साल हो गए, तुम तो वैसी की वैसी हो। और तू भी कौन सा बदल गई है, तू भी तो एकदम जवान है। फिर जानकी अपनी बहू सीमा को आवाज देती है, अरे सीमा बहू, देख बेटा, रेखा आंटी आ गई, पानी लेकर आओ। तभी सीमा रेखा के लिए पानी लेकर आती है और आते ही उसे प्रणाम करती है और उसके पैर छूने लगती है। अरे बैठिए ना रेखा जी, खड़ी क्यों हैं आप? भाई साहब भी बिल्कुल नहीं बदले, वैसे ही गबरू जवान हैं। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और दीनानाथ थोड़ा शर्माने लगता है। आइए आंटी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आप हाथ मुँह धो लीजिए, फिर मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम क्यों परेशान हो रही हो बहू? जाओ तुम जाकर चाय और पकौड़ा बना लो, मैं छोड़ आता हूँ रेखा जी को उनके कमरे में। अरे हाँ बहू, तुम जाकर चाय पकौड़ी बनाओ, तुम्हारे ससुर जी रेखा को कमरे तक छोड़ आएंगे। उसके बाद सीमा किचन में जाकर चाय और पकौड़ी बनाने लगती है और दीनानाथ रेखा को उसके कमरे में छोड़ कर आता है। अरे वो सीमा बहू ने तो घर बहुत अच्छे से सजाया है और एक मेरी बहू पायल है जो एक काम को कहो तो उसके सर में दर्द होने लगता है। आलसी कहीं की। रेखा फ्रेश होकर कमरे से बाहर आती है तो सीमा सबके लिए चाय और पकौड़े लेकर आती है। अरे इतनी जल्दी तुमने इतने सारे पकौड़े बना लिए? जी आंटी जी। अरे मेरी बहू बहुत फुर्तीली है, हर काम बहुत जल्दी और अच्छे से करती है। हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। आपने अपनी बहू को बहुत टाइट करके रखा है, थोड़ा बहुत काम अपनी बेटी को भी सिखा देती, सारा दिन बस सोती ही रहती है। रेखा की बात सुनकर जानकी थोड़ा अटपटा जाती है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि सीमा से इतना काम करवाना उन पर भारी पड़ जाएगा और उन्हें ताने सुनने को भी मिलेंगे। तो जानकी हंसती हुई कहती है, अरे वो क्या है ना, पायल एकलौती होने के कारण उसके पिताजी ज्यादा उससे काम नहीं करवाते थे। अरे सीमा भी तो अपने माँ बाप की एकलौती बेटी है ना शायद? जी आंटी जी। फिर जरूर सीमा के माता पिता ने शादी से पहले उससे बहुत काम करवाया होगा, तभी वो इतने अच्छे से घर संभाल रही है। अरे रेखा जी, किन बातों में पड़ गई आप? चाय पी लीजिए, फिर सीमा खाना लगा देगी। हाँ हाँ, भूख तो
मुझे भी बहुत तेज लगी है और थक भी गई हूँ, खाना खाकर सो जाऊंगी। जानकी अपने मन में सोचती है, चाय पकोड़े पर इतना सुना रही है, ना जाने टेबल पर क्या करेगी। खैर, थोड़ी देर बाद सब खाने की टेबल पर बैठते हैं। जैसे ही सीमा सबके लिए खाना लेकर आती है, इतना सब खाना क्या होटल से मंगवाया है? नहीं आंटी जी, ये खाना मैंने बनाया है। तुमने अकेले इतना सारा खाना बना लिया? और एक मेरी बहू है जिसे दाल रोटी बनाने में भी नानी याद आ जाती है, और एक तुम हो जिसने इतना कुछ अकेले ही बना लिया। अरे रेखा, ये सब छोड़, तुझे भूख लगी थी ना, खाना खा ले। हाँ खाती हूँ। रेखा खाना खाती है और सीमा की तारीफ करती है। सीमा बहू, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है और मन तो करता है कि तुम्हारे हाथ ही चूम लूं। खाना खाने के बाद रेखा अपने कमरे में सोने चली जाती है। तभी वहाँ सीमा दूध का ग्लास लेकर आती है। आंटी जी, दूध पी लीजिए। अरे जीती रहो बहू। रेखा दूध पीने लगती है और सीमा तब तक वहीं खड़ी रहती है। तो रेखा बोलती है, अरे बहू खड़ी क्यों है, तू भी बैठ जा। सीमा बैठ जाती है। उसके बाद सीमा रेखा के पैर दबाने लगती है। अरे ये क्या कर रही है बहू? आंटी जी, आपके पैर दबा रही हूँ। आप सफर से आई है ना, तो अगर मैं आपके पैर दबा दूंगी तो आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाइए। सीमा रेखा के पैर दबाने लगती है तो रेखा को जल्दी ही नींद आ जाती है और वो सो जाती है। और फिर अगले दिन सुबह, अरे सीमा बहू, तूने तो रात में ऐसे पैर दबाए कि मैं तो बेखबर होकर सो गई। पायल बहू तो कभी मेरे पैर भी नहीं दबाती। जानकी अपने मन में सोचती है कि बेकार ही रेखा घर आ गई और ये तो उसकी बेटी की ही बुराई करी जा रही है। अरे मुझे क्या ही जरूरत थी सीमा से इतना काम करवाने की। माँ जी और आंटी जी, नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे बहू, आलू के पराठे बना ले। ठीक है मम्मी जी। सीमा आलू के पराठे बनाती है और उसके साथ धनिया पुदीने की चटनी भी बनाती है। फिर वो सबको नाश्ता करवाती है और नाश्ता करने के बाद वो घर का सारा काम करती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सीमा अपनी ननद की सास की बहुत सेवा करती है और उन्हें अच्छी अच्छी पकवान भी बनाकर खिलाती है। फिर एक दिन, अरे बहुत दिन हो गए जानकी, अब मुझे चलना चाहिए। अरे इतने सालों बाद मिली है, इतनी भी क्या ही जल्दी है तुझे जाने की। हाँ बहन जी, इतनी भी क्या जल्दी है, चली जाना। अरे नहीं, बहुत दिन हो गए और वैसे भी घर अकेला नहीं छोड़ सकती ना। मैं जाऊंगी तभी तो आपकी पायल आ सकेगी यहाँ पर। मतलब मैं समझी नहीं। अरे मैं कल पायल को यहाँ भेज दूंगी और सीमा बहू तू अपनी तरह उसे खाना बनाना सिखा देना और उसे घर संभालना भी सिखा देना, सास की सेवा करना और सबको सिखा देना। ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर दूसरे दिन ही रेखा अपने घर चली जाती है और घर पहुँचते ही अपनी बहू को मायके भेज देती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी है भरतपुर की, जहाँ ममता अपनी बहू राधा बेटे गोपाल के साथ रहा करती थी। वो लोग बहुत गरीब थे और गोपाल एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था और गोपाल की पत्नी राधा भी दूसरों के खेतों में जाकर काम करती और राधा शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो दिन में 2 बार शिव जी की पूजा जरूर किया करती। और फिर एक दिन, राधा बहू खाना बना लिया, गोपाल आता ही होगा। जी माँ जी, खाना बन गया है, आपको लाकर दूं? गोपाल को आने दे, फिर गोपाल के साथ ही खाएंगे। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। सास बहू बातें कर रहे थे कि तभी गोपाल भी आ जाता है। बेटा तू आ गया, कुछ परेशान सा लग रहा है, क्या बात है? फैक्ट्री के मालिक ने काम से निकाल दिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? फैक्ट्री के मालिक ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तुम्हें फैक्ट्री से क्यों निकालेंगे? माँ, मालिक कहते हैं कि काम इतना है नहीं और वर्कर ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने वर्करों को काम से निकाल दिया। बेटा फिर आगे का क्या सोचा है तुमने? माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव में गिनती की एक ही तो फैक्ट्री है जहाँ से मुझे निकाल दिया गया है। कहाँ काम ढूंढूं, क्या करूं? ममता और गोपाल बातें कर रहे थे, तभी राधा आ जाती है। क्या हुआ गोपाल जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया गया है। क्या? पर क्यों? तो मैं बता रहा था माँ को कि फैक्ट्री में काम नहीं है और मालिक को वर्करों की तनख्वाह देनी भारी पड़ रही है, इसीलिए उन्होंने वर्करों को काम से निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे गोपाल जी? आप तो जानते हैं कि कल 1 तारीख है, घर का किराया राशन कैसे करेंगे? तुम परेशान मत हो, मैं सोच रहा हूँ शहर चला जाता हूँ। जैसे ही काम ठीक हो जाएगा तो तुम लोगों को भी वहाँ बुला लूंगा। अब कुछ नहीं रखा गाँव में। हाँ बेटा, ये बात तुमने ठीक सोची है। तुम शहर चले जाओ, वहाँ जाकर अपना काम जमा लो। जैसे ही तुम्हारा काम जम जाएगा तो तुम हम दोनों को भी वहाँ बुला लेना। ठीक है, तो मैं कल ही चला जाता हूँ। राधा, मेरा बैग तैयार कर देना और मैं कल सुबह की बस से ही शहर चला जाता हूँ। और दूसरे दिन गोपाल शहर चला जाता है और अब घर में सिर्फ राधा और उसके सास ममता ही रहा करती और ममता राधा को हर बात में ताने दिया करती।
जब भी राधा शिव जी की पूजा करती तो ममता जाकर उसे सुना दिया करती, लेकिन राधा चुपचाप अपना काम करके और शिव जी की पूजा करने में लग जाती। राधा, अरे ओ राधा, कहाँ मर गई? अभी आई माँ जी। इस राधा की बच्ची के दिमाग में नहीं आएगा कि पूजा करने से भगवान खाना नहीं देंगे। हाथ पैर हिलाएगी तभी तो बनेगा खाना। ममता आंगन में गुस्से से भरी हुई बैठी होती है और बार बार राधा को आवाज देती है, अरे ओ कलमुही, कहाँ मर गई? तेरे शिव जी आकर मुझे खाना नहीं देंगे, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना ला कर दे। उसके बाद राधा जल्दी से अपनी सास के लिए खाना लाती है और खाना खाकर भी ममता को चैन नहीं मिलता। वो खाने को लेकर राधा को सुनाने लगती है, अरे ये कैसी सब्जी बनाई है? इतना नमक, क्या शहर भर का नमक डाल रखा है सब्जी में? कितना तेज नमक खिलाया है, मारेगी क्या मुझे? माँ जी, मैंने तो नमक चक्कर डाला था। हाँ, तू तो मुझे झूठा ही बोल रही है। सही है, गोपाल जब से गया है तू तो सर पर ही चढ़ती जा रही है। आने दे गोपाल को, फिर बताऊंगी कैसे जवाब देती है मुझे। इतना कुछ सुनने के बाद भी राधा अपनी सास से कुछ नहीं बोलती, पर भगवान शिव के आगे जाकर बहुत रोती है। हे भगवान, मेरी कौन सी ऐसी गलती हो गई है जो सब मुझे सुनाते रहते हैं? मैं तो अपनी सास को माँ जैसा मानती हूँ, उनकी देखभाल करती हूँ, फिर भी वो मुझे गलत क्यों समझती है? राधा रोते रोते सो जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और राधा हर सोमवार को व्रत रखकर घर में ही पूजा कर लेती थी। और अब महाशिवरात्रि का दिन था। उसने सोचा क्यों ना मैं मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करूं और शिव जी को जल चढ़ाऊं। जैसे ही वो तैयार होकर घर से निकलने वाली होती है, तभी उसकी सास ममता बोलती है, अरे इतना सज धज कर कहाँ जाने लगी? वो माँ जी, मैं मंदिर जा रही थी। महाशिवरात्रि है ना, तो गाँव की सभी औरतें मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करती है। क्यों, शिव जी क्या सिर्फ मंदिर में ही है, घर में नहीं है? इतनी बड़ी घर में शिव जी की मूर्ति रखी है, तो घर छोड़कर मंदिर में क्यों जाएगी तू पूजा करने? पर माँ जी, वैसे तो मैं पूजा घर में करती हूँ, पर आज शिवरात्रि थी तो सोचा कि मंदिर जाकर पूजा कर लूँ। और खेतों को कौन संभालेगा? माँ जी, मैं मंदिर से आकर खेतों पर चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की, घर में पूजा करो और चुपचाप खेतों पर जाओ और वहाँ जाकर फसल की देखभाल करना, पक्षियों को उड़ाना। तुम्हारे शिव जी आकर हमें खाना नहीं देंगे, मेहनत तो तुम्हें ही करनी होगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोलो। राधा अपनी सास के कहने पर मंदिर नहीं जाती और वो खेत पर जाने लगती है। तो वो रास्ते में देखती है कि सभी औरतें तैयार होकर शिव जी की पूजा करने के लिए मंदिर जा रही थी। तो राधा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने खेत आकर फूट फूट कर रोती है। राधा को ऐसे रोता हुआ देखकर आसमान में बैठे हुए भगवान शिव पार्वती बहुत अफसोस करते हैं। तभी पार्वती जी बोलती है, हे प्रभु, देखिए हमारी भक्त कितनी रो रही है, मुझसे इसका ऐसे रोना देखा नहीं जा रहा, आप उसकी कुछ मदद कीजिए ना। उसके बाद शिव और पार्वती बुढ़िया वृद्ध का रूप धारण कर राधा के पास आते हैं। बेटा, तुम्हारे पास पानी है? पानी तो नहीं है बाबा, लेकिन मैं आपको पानी लाकर दे सकती हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ा पानी ला दो, बहुत प्यास लगी है। वैसे बेटा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हाँ मेरी बच्ची, हमें बताओ क्या बात है। अम्मा, मैं आपको क्या बताऊँ, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और मुझे शिव जी की पूजा करने के लिए मंदिर जाना था और देखो मेरी किस्मत, मुझे खेतों पर आना पड़ा। बेटा जाओ, तुम पूजा करने चली जाओ, हम तुम्हारे खेत की रक्षा करेंगे। नहीं नहीं बाबा, मैं आपको पानी लाकर देती हूँ, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए। बेटा, तुम पूजा कर रही हो, हम तुम्हारे खेतों की रक्षा कर रहे हैं और वहाँ से आते हुए जल भी ले आना। हाँ बेटा, मान जाओ, तुम्हारा इतना मन है पूजा करने का तो जाओ करो, हम यहीं बैठे हैं। राधा नहीं जानती थी कि वो वृद्ध अम्मा और बाबा शिवजी और पार्वती हैं और उनके कहने पर राधा मंदिर पूजा करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि अम्मा और बाबा वहीं बैठे थे। बाबा, आपका बहुत धन्यवाद, आपको जल चाहिए था ना, लीजिए जल पी लीजिए। वो तो बेटा हमें मिल ही गया। मैं समझी नहीं बाबा। लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है बाबा? शिव जी राधा को एक लकड़ी का बंद डब्बा देते हैं और बोलते हैं, बेटा ये जब तुम शाम को घर जाओगी तभी खोलना, उससे पहले खोलकर मत देखना इसमें क्या है। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगी। शाम को खेत से जाते हुए राधा उस लकड़ी के डब्बे को लेकर घर जाती है और घर पहुंचकर वो डब्बा अपनी सास ममता को दिखाती है। अरे इसे खोल कर तो देख, है क्या इस डब्बे में? अभी खोलकर देखती हूँ माँ जी। जैसे ही राधा उस डब्बे को खोलती है, उसमें सोने के सिक्के, हीरे मोती निकलते हैं। उसे देखकर ममता बहुत खुश हो जाती है और अपनी बहू से कहती है, अरे कल से खेतों पर मैं जाऊंगी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर में रहकर शिव जी की पूजा करो।
फिर दूसरे दिन ममता खेतों पर जाती है और वो देखती है कि खेतों की फसल की जगह हीरे मोती लगी होती है। ये देखकर वो बहुत हैरान होती है और सोचती है, अरे मैंने तो अपनी बहू की पूजा पाठ को हमेशा ही गलत बोला और आज उसी पूजा पाठ से हमें इतना कुछ मिला है। हम पर शिव जी की कृपा हुई है। ममता घर आकर अपनी बहू से बोलती है, बहू अब से मैं भी शिव जी की पूजा करूंगी और शिवरात्रि पर व्रत भी रखा करूंगी। हम दोनों मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करेंगे। अब से तुम्हें जब भी शिव जी की पूजा करनी हो तो तुम मंदिर जा सकती हो और खेतों पर भी मैं ही जाया करूंगी। तुम घर पर इतना काम करती हो, तुम्हें खेत जाने की जरूरत नहीं है। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राधा को लगता है कि ममता सुधर गई है और शिवजी ने उसकी किस्मत बदल दी है। उसके बाद से ममता कभी भी राधा को ताने नहीं मारती और ममता उसके साथ अपना बर्ताव भी अच्छा कर लेती है। ऐसे ही समय बीतता है और फिर शिवरात्रि का पर्व आता है। इस बार सास बहू दोनों मिलकर व्रत रखती हैं और दोनों मिलकर पूजा पाठ करती हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।